गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 30, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कर लेंगे। पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। ये एक डिसीज है जो ओल्ड एज में होता है और इंडिया में इसके केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले से भी बढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं इंडिया में, इसके रिगार्डिंग इश्यूज कौन कौन से हैं, वो जहाँ जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये साइंस सेक्शन से पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग सब जानते ही हैं, और जो COP 26 हुआ था उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने क्लाइमेट चेंज के टारगेट को पूरा नहीं कर रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आंध्र प्रदेश में एक और ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। तो इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट्स के होने का रीजंस क्या क्या है और इसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कौन कौन से मेजर्स इसके लिए लिए हैं, वो सब हम लोग इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर हों चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर हों स्टेट्स में, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनके रिगार्डिंग इश्यूज क्या हैं। और कई बार क्या होता है, जो स्पीकर का ऑफिस होता है उसे मिसयूज भी किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है आर्टिकल, लेकिन फिर भी एक डिसेंट इसमें नॉलेज दिया गया है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। ओस्टियोपोरोसिस। ये अगर आप देखें यहाँ पे आर्टिकल का, तो अनमास्किंग द इंडियन ओस्टियोपोरोसिस केयर क्राइसिस, तो ये साइंस सेक्शन में दिया गया है। ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है पोरस बोन्स। देखिए, अगर आप इंसान की हड्डियों को देखोगे ना, तो इंसान की हड्डी आपको ना हनी कॉम्ब के जैसी लगेंगी। जैसे मधुमक्खी का छाता होता है ना, छत्ता, उसके जैसा लगता है। तो वो थोड़ा सा उसके बीच में ऐसे गैप्स होते हैं, और उन गैप्स थोड़ा देखोगे ना जूम करके, आपको ऐसा वो दिखेगा कि भैया हमारी हड्डियां कुछ इस तरह से जो है वो बनी रहती हैं। उनके बीच में गैप होती है, स्पेस होता है, तो जिसे हम लोग पोर्स कहते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि जब हमारी हड्डियों के अंदर वो जो पोर्स होते हैं, जो स्पेस होता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स की डेंसिटी वो कम हो जाती है। और जब बोन की डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी बोन्स कमजोर हो रही हैं, वीक हो रही हैं। क्योंकि बोन एक लिविंग टिश्यू है। ऐसा तो नहीं है कि बोन एक बार बनेगा जिंदगी में, उसके बाद में बनेगा ही नहीं, वो फिक्स हो जाएगा। जैसे हमारी आंखें होती हैं, हमारी हाथ पैर, बाकी जितने टिश्यूज होते हैं, वैसे ही बोन्स भी एक टिश्यू होती हैं। टिश्यू का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे इस टिश्यूज के अंदर भी चेंज होते हैं। जैसे हमारे हार्ट में, लीवर में, लंग्स में चेंज होते रहते हैं। और ये टाइम के साथ जो है वो टूटती भी रहती हैं हड्डियां, टूटती रहती हैं, नई हड्डी बनती रहती हैं, वो पुरानी हड्डियां नई हड्डियों से रिप्लेस होती रहती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो जब लेकिन जब ओस्टियोपोरोसिस होता है ना, तो वो जो होल्स होते हैं, जो स्पेस होते हैं बीच में, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमारी जो हेल्दी बोन है वो हेल्दी नहीं रहती है। ये मतलब होता है इसका, डेंसिटी लूज हो जाती है, मास यूज हो जाता है, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। कई बार हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ज्यादा हैवी काम हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, वो काफी ब्रिटल हो जाती है, टूट जाती है बेसिकली। ये आपको यंग एज में देखने को ऐसा नहीं मिलेगा अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो ये आपको यूजुअली देखने को मिलता है। ओस्टियोपोरोसिस के केसेस मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन महिलाओं में तब तक रिलीज होता है जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं। लेकिन जब एक बार मेनोपॉज हो जाता है, तो ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना लगभग खत्म हो जाता है। और एस्ट्रोजन महिलाओं में बोन डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए आपको महिलाओं में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। जब महिला 45, 50, 55 की हो जाती हैं, तो हड्डियां वगैरह मुड़ जाती हैं, वो झुक जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो आपको वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी जो प्रेजेंट डेटा है वो ये कहता है कि एटलीस्ट 46 मिलियन वीमेन इंडिया आर करंटली इन द पोस्ट मेंस्ट्रुअल ओस्टियोपोरोसिस स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में है। ओस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन, डेक्सा जो है इसका नाम है। इंडिया में ये जो डेक्सा टेस्ट करने वाली मशीन है बहुत ही कम है। इट इज 0.26 मशीन इंडिया में पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों के पास आधी मशीन भी नहीं है भैया। 40 लाख लोगों के पास लगभग एक मशीन इंडिया में है।
तो देख सकते हो भैया, मशीन जब इतनी कम होगी आप डिटेक्ट कैसे करोगे, समस्या है। एक रीजन, देख एज तो रीजन है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। एज के अलावा न्यूट्रिशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और रेगुलर एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज भी आप छोड़ दीजिए, महिलाएं घर का काम करती हैं तो एक्सरसाइज तो आप मान के चलिए हो ही जाता है। लेकिन कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी स्पेशली, ये हमारे डाइट में काफी कम होता है, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कंसर्न्स वही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारे देश में यंग एज में ही बहुत कम होती है, ओल्ड एज में तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। इंडिया में ओस्टियोपोरोसिस को लेकर कोई बहुत बड़े लेवल पे स्टडी भी नहीं की गई है, और जो क्योंकि स्टडी नहीं की गई है उसकी वजह से नॉलेज में भी बहुत गैप है। इवन हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स भी इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है, आम आदमी तो अब छोड़ ही दीजिए, ये समस्या है। डैक्सा मशीन हमारे पास नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको, एक 10 लाख लोगों के पास जो ओनली 2.6 डैक्सा मशीन्स होती हैं। तो वे फॉरवर्ड में वही है कि एक तो अवेयरनेस होना जरूरी है इसके लिए, डाइट जरूरी है, अवेयरनेस आम आदमी में भी होनी चाहिए और डॉक्टर्स के अंदर भी होनी चाहिए। तो ये सब जब होगा चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ओस्टियोपोरोसिस एक डिसेंट सा टॉपिक बनता है मेंस के लिए। एक शॉर्ट नोट्स भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ लेता है, तो वो थोड़ा आपको यहाँ से देखना है। ठीक है जी, चलिए। डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल। ओवरशूट का मतलब ये है कि भैया जितना आपका टारगेट था आप उस टारगेट से ओवरशूट कर रहे हो। मान लो आपको एक साल में 100 टन वो CO2 प्रोड्यूस करना था, तो ओवरशूट का मतलब ये है कि आप 100 टन से ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करोगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओवरशूट। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो कंट्री का नाम यहाँ पे दिया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड टू एमिट 38% मोर कार्बन इन 2030 देन दे हैव कमिटेड टू। मतलब जितना 2030 में उन्होंने CO2 प्रोड्यूस करने का प्रॉमिस किया था, वो उससे 38% ज्यादा करने वाली है 2030 में। सीधी सी बात है कि अपने टारगेट को मिस करने वाली है। 2030 का जो टारगेट था दैट वाज कि हम लोग 50% रिड्यूस करेंगे, यूएसए ने कहा था, लेकिन दे आर गोइंग टू रिड्यूस ओनली 22%। रशिया ने कहा था 70% रिड्यूस करेंगे, बट दे आर गोइंग टू रिड्यूस ओनली 48%। आप यहाँ पे लगभग लगभग सभी का डेटा यहाँ पे देख सकते हो। दो कंट्री ऐसी हैं, नॉर्वे और कजाकिस्तान, जिन्होंने अपने टारगेट से बेटर परफॉर्म किया है। नॉर्वे ने कहा था कि हम लोग 55% तक रिड्यूस करेंगे 2030 में, लेकिन जिस तरह से नॉर्वे काम कर रहा है तो हो सकता है वो 57% रिड्यूस करे अपने टारगेट से ज्यादा। कजाकिस्तान ने कहा था 15% करेंगे और वो 14%, मतलब एक डिसेंट लेवल पे उसको रिड्यूस करने वाला है, और ये 15-16 भी हो सकता है। जापान और कजाकिस्तान आर सेट टू मिस देयर टारगेट बाय 1%। तो देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान को तो लिखा ही हुआ है ना, ओनली 1%। आप जापान का भी देख सकते हो, जापान ने 46 कहा था, 45 रिड्यूस करेगा। तो जापान कजाकिस्तान काफी क्लोज हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन को, अगर आप यहाँ पे देखें तो भैया यूरोपियन यूनियन की तो हालत खराब है। उसने 55% कहा था एंड दे आर गोइंग टू रिड्यूस ओनली 44%। इसका एक रीजन आप ना रशिया यूक्रेन वॉर से भी देख सकते हो। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जर्मनी में, फ्रांस में, कई यूरोपियन कंट्रीज में जो बंद पड़े हुए थे कोल प्लांट्स, वो दोबारा से ओपन कर दिए गए हैं, क्योंकि उधर से गैस उन्होंने बैन कर दिया है रशिया से। वैसे तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, वो भी CO2 रिलीज करता है, लेकिन कंपेरेटिव टू कोल काफी कम यूज करता है, रिलीज करता है। तो वो एक रीजन यहाँ पे नजर आता है। कनाडा वगैरह सब मिस करने वाले हैं अपने टारगेट को। तो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स एफर्ट्स, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे जाके देखें तो ये किसने रिलीज की है रिपोर्ट? ये रिलीज की गई है काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड द वाटर, CEEW। ये एक इंडिया बेस्ड थिंक टैंक है, और इसने ये कहा कि दुनिया भर में फिलहाल 3/4 यानी कि 75% CO2 का जो एमिशन है वो डेवलप्ड कंट्री से आ रहा है। 75%, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री यहाँ पे आती हैं। और इन्होंने ये कहा कि 2030 में दे आर गोइंग टू बी एमिटिंग 38% मोर। जितना उन्होंने प्रोमिस किया था उससे 38% ज्यादा करने वाले हैं। इसमें से 83% जो ओवरशूट होगा अपने टारगेट से ज्यादा, वो चार कंट्री से होगा, US, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन को ये कंट्री नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। लेकिन 83% जो एक्स्ट्रा CO2 रिलीज होगा वो इन चार रीजन से होने वाला है। और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही टाइम पे आई है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अगले महीने दुबई के अंदर COP28 होने वाला है, जो UNFCCC आता है ना वो।
उससे पहले ये रिपोर्ट जो है इंडिया के थिंक टैंक ने दी है। काफी रेप्यूटेड थिंक टैंक है, दुनिया भर में काफी नाम है इसका, तो वो देखा जाता है। तो जो एनडीसी है, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो कि पेरिस अग्रीमेंट के अंदर एक प्रोमिस किया जाता है कंट्रीज के द्वारा, हर कंट्री प्रोमिस करती है, इंडिया ने भी किया था, उसे एनडीसी कहा जाता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे CO2 को रिलीज करने के लिए, वो जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोस्टली जो कंट्री हैं वो अपने टारगेट्स के पीछे रहेंगी। अब देखिए, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने प्रोमिस किया था कि वो 43% कम CO2 रिलीज करेंगी 2019 के लेवल से। मतलब मान के चलिए 2019 में अगर वो 100 kg CO2 रिलीज कर रही थी, तो वो कितना करेंगी, 43% बिलो, यानी कि 57% करेंगी। 43% माइनस कर दो आप इसमें से, सिर्फ 57 kg करेंगी। 2019 में अगर वो 100 किलो कर रहे थे 100 kg, तो वो 2030 में सिर्फ 57 kg करेंगे, ये उनका टारगेट था। लेकिन कैसा, क्योंकि ये करना जरूरी है, अगर आपको टेम्परेचर 1.5 डिग्री से कम रखना है तो ये करना पड़ेगा आपको। लेकिन क्या वो इसको फॉलो कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। और भी टारगेट थे, जैसे जब हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल किया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये प्रोमिस किया गया था, बाइंडिंग टारगेट था, बल्कि प्रोमिस तो छोड़िए आप, क्योटो में तो बाइंडिंग टारगेट था, पेरिस में तो बाइंडिंग टारगेट नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने एमिशन का 5% कम करेंगी। कौन से ईयर से? 1990 के लेवल से, ऐसा उन्होंने कहा था। अब आपको अच्छे से पता है कि 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट खत्म हो गया था। फिर हम लोगों ने 2012 के बाद 2020 तक दोबारा से क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड कर दिया था। जो एक्सटेंड किया था उसमें टारगेट क्या था? उसमें टारगेट था 18%। लेकिन क्या इन्होंने ये अचीव किया? नहीं किया। क्या इन्होंने ये अचीव किया? नहीं किया, क्योंकि यूएसए तो वैसे भी क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं था, वो तो वैसे भी बाहर आ गया था। तो जब यूएसए इसका पार्ट नहीं है तो ये टारगेट का आप वैसे भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपने यहाँ पे देखनी है। तो 3-4 टारगेट इन्होंने यहाँ पे बनाए थे। 2012 तक कितना करना था? 5%। 2020 तक कितना करना था? 18%। 2030 तक कितना करना था? 43%। ये करना था 1990 के लेवल पे, ये भी करना था 1990 के लेवल पे, और ये आपको करना था 2019 के लेवल पे। अगर आप ऐसा करते तो अब तक मतलब 2050 तक नेट जीरो अचीव हो जाता। लेकिन क्या अभी तक हुआ है? ऑफ कोर्स नहीं हुआ है। ये समस्या यहाँ पे। तो बेलारूस, नॉर्वे, दो कंट्री हैं जो अपने टारगेट के आसपास हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। इंडिया का एनडीसी क्या है, मतलब हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया है? टारगेट फॉर द 2030, ये पहले 2015 में जो पेरिस हुआ था तब हम लोगों ने किया था। फिर 2022 में हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया था लास्ट ईयर। क्या क्या अपडेट किया है? 1 2 3 टारगेट आपको विजिटली याद रखने हैं। 30 से लेकर 35% जो एमिशन इंटेंसिटी होगा इंडिया का, हमें उस 2005 के लेवल से कम करेंगे। फिर बाद में मोदी ने इसको बढ़ा के जो है वो 45% कर दिया था। ठीक है, 24% तक तो अभी तक हम लोग अचीव कर पाए हैं। अब इसको 45% तक लेके जाना है, पता नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। जो फोसिल नॉन फोसिल फ्यूल है, मतलब सोलर, विंड, वो मान के चलिए आप, उनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, अपने टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का वो 40% करना है। समझ रहे हो? मतलब अगर हम लोग 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं टोटल, तो उसमें मान के चलिए 40 किलोवाट आपका सोलर, विंड, पानी वानी इधर से आएगा जो क्लीन सोर्स है। लेकिन इसको बढ़ा के हम लोगों ने 50% कर दिया। अभी हम लोग कितना कर रहे हैं? ओनली 41%। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा इसको अचीव करना है 2030 तक। कार्बन सिंक की बात करते हैं। कार्बन सिंक समझते हो? ऐसी कोई भी चीज जो एनवायरमेंट से कार्बन को कम करती है, जैसे पेड़ पौधे लगाना। एफोरेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे। इसके अंदर हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन हम लोगों ने बोला था, वो आज भी इतना ही है। इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है अभी हमें उसके बारे में कोई खास डेटा हमारे पास नहीं है। तो ये इंडिया का एनडीसी है, आपको पता होना चाहिए। इस पंचामृत में कुछ मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए जी, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है अब 2021 में ही यूपीएससी में। तो इसका आंसर जो है डी हो जाता है। थोड़ा आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग मतलब काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में, स्पेशली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जिसका पार्ट है,
कुछ नई नई कन्वेंशंस जो हुई है रिसेंट टाइम में, आपको वो याद रखनी है। उन कन्वेंशंस के अंदर क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं, रिव्यूज क्या क्या रखे गए हैं, वो सब चीजें। इवन इंटरनेशनल तो छोड़िए, अगर कोई रीजनल कन्वेंशन हुई है क्लाइमेट चेंज को लेके, वो सब जो है आपको याद करना पड़ता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो यूजली न्यूज़पेपर में नहीं आती हैं, आपकी मैगजीन्स वगैरह के अंदर कवर होती हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, चलिए। what has caused the recent thaw in the US वेनेजुएला ties? अगर वेनेजुएला यहाँ पे देखें, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, और वेनेजुएला के आप देखें एक साइड में यहाँ पे कैरेबियन सी है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। दिस इज द कैरेबियन सी यहाँ पे। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ऊपर की तरफ जाएंगे आप थोड़ा सा, जिसको वो जो है टच करता है। इसके एक तरफ जो ये कंट्री है ये है कोलंबिया, इसके दूसरी तरफ कंट्री है जो है ये ब्राजील, और इधर से जो कंट्री आपकी आ रही है वो है गायना। तो कोलंबिया, ब्राजील, गायना, ये कंट्रीज को सराउंड करती हैं, ऊपर से कैरेबियन सी, और यहाँ से आपका नॉर्थ अटलांटिक सी आता है। लोकेशन आपको पता होना चाहिए। वेनेजुएला में वर्ल्ड के सबसे बड़े जो है क्रूड ऑयल के रिजर्व पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा, इवन सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला की इकोनॉमी में 80 to 90% जो कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली फ्यूल का ही होता है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिलेशन काफी खराब हैं, ऑफ कोर्स वेनेजुएला एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप ऑफ कंट्री है, तो सीधी सी बात है भैया, अमेरिका के साथ तो झगड़ा होगा ही। 1990s में बेसिकली झगड़े की शुरुआत हुई थी, जब वहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने रैली वैली किया था, अमेरिका को गाली गलौज किया था, तो वो सब वहाँ पे चलता है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है ना, तो इस वजह से। लेकिन फिर आपने देखोगे कि 1990s में क्या हुआ, फिर वो ऑयल के प्राइसेस काफी डाउन चले गए। फिर 2014 के बाद भी ऑयल के प्राइसेस काफी डाउन चले गए। तो वेनेजुएला की तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑयल ही है, तो उसकी इकोनॉमी काफी डावाडोल हो गई। और वही सीधी सी बात है, जब जेब में पैसा नहीं होता है तो दूसरी प्रॉब्लम से भी आ ही जाती हैं। तो क्योंकि इसकी इनकम बहुत कम हो गई थी, करप्शन बहुत हाई लेवल हो गया था, तो इसके जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नेंस के अंदर वो भी फ्लॉप हो गए थे। तो आज वेनेजुएला इतना ज्यादा रिजर्व होते हुए भी मैनेज उसको नहीं कर पा रहा है। अभी अमेरिका के साथ थोड़े रिलेशन इसके इम्प्रूवमेंट होने शुरू हुए हैं, उसके बारे में आर्टिकल दिया हुआ है। तो क्योंकि इंडिया यहाँ पे डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है, तो इस आर्टिकल को हम लोग उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो ये आर्टिकल जो है आप सेल्फ स्टडी के परस्पेक्टिव से पढ़ना चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए अपने जो है आर्टिकल पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 feared dead, मैं थोड़े इसको रेड ब्लू से ले लेता हूँ। 8 feared dead, 32 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट इन एपी। तो अनफॉर्चुनेटली 8 लोगों की डेथ हो गई है, 32 पैसेंजर यहाँ पे इंजर्ड हो गए हैं। अ, एक विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में नहीं, जो 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 आंध्र प्रदेश के अंदर, हाँ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और ये सब हुआ अभी थोड़े समय पहले भी हुआ था, इस साल लगभग 2-3 बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं। क्योंकि इंडिया में एक तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और बिजिएस्ट रेल नेटवर्क है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। नई नई ट्रेन तो हम लोग चला देते हैं, लेकिन नए ट्रैक्स नहीं बिछते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे एक आती है। ट्रैक नहीं बिछते हैं, लेकिन ट्रेन हम लोग नई नई, जैसे वंदे भारत हम लोग ने नई नई कितनी सारी ट्रेन चलाई है, क्या हम लोग उस स्पीड से ट्रैक बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग ट्रेन से काफी ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्स तो है नहीं, बर्डन बढ़ गया है। वो कुछ रीजन जो है यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन इसको आप पहले से कंपेयर करोगे ना, बहुत कम हो गए हैं। वो जमाना था 2000 का, मतलब 20-21 साल पहले, 23 साल पहले, हर साल इंडिया में 350 ट्रेन एक्सीडेंट हुआ करते थे, ये एवरेज थी। लेकिन 2021-22 में इनकी संख्या कितनी है? 22। सोच के देखे, 350 से 22। हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि उस समय आप पैदा नहीं हुए होंगे, वो उस समय की न्यूज हम भूल जाते हैं, ताजा ताजा न्यूज याद रहती हैं। बट स्टिल 350 से लेके 22 रेशो तो कम हुआ है। लेकिन यार ये हमें कम से कम जीरो होना चाहिए, जीरो भी नहीं, चलिए छोड़ो, वो इतनी तो एफिशिएंसी पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 से लेके 3, 4, 5 के बीच में डेथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन हो रहे हैं। रीजन क्या है ट्रेन एक्सीडेंट के? रीजन क्या है? ह्यूमन एरर यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर नजर आता है।
यस, सिग्नलिंग स्टाफ जो होता है, मेंटेनिंग जो मेंटेन करते हैं ट्रैक्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। ट्रेन ऑपरेटर से जो है इश्यूज हो जाते हैं। कई बार जजमेंट खराब हो जाती है, डिस्टेंस पता नहीं चलता ट्रेन कितनी दूर से आ रही है। कई बार हमारे जो इवन खुद ट्रेन के जो ड्राइवर ऑपरेटर्स होते हैं वो अनसेफ लिमिट तक ट्रेन को भगा देते हैं। ये ह्यूमन एरर एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आता है यहाँ पे। अब इसका रीजन भी कुछ भी हो सकता है कि ट्रेन प्रॉपर तरीके से स्टाफ नहीं है, अवेयर नहीं है, मैन पावर कम है। कई बार जो है वो स्ट्रेच आवर्स के लिए भी काम करते हैं, 20-20 घंटे तक ड्यूटी करते रहते हैं, 50 घंटे तक लगातार 2-2 3-3 तक ड्यूटी करते रहते हैं। तो ये जजमेंट का इशू यहाँ पे हो जाता है ऑफ कोर्स। ट्रेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, ट्रेन फ्रैक्चर हो जाते हैं, ट्रैक फ्रैक्चर हो जाते हैं, अलाइनमेंट एरर हो जाती है क्योंकि मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती है। ये समस्या हमारे यहाँ पे है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से भी ये सारे इश्यूज होते हैं। सिग्नल वगैरह फेल हो जाता है क्योंकि भैया टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सिग्नलिंग सिस्टम आज भी 20-30 साल पहले वाला यूज कर रहे हैं। तो ट्रेन कोलिजन वगैरह यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है, जैसे कि आपको बताया, आउटडेटेड इक्विपमेंट है, पुराने लगे हुए हैं। हमारी ट्रेन भी बहुत पुरानी है, तो कई बार वो ब्रेक्स नहीं लगते, व्हील्स खराब हो जाते हैं, कपलिंग डी कपलिंग वो सब, टायर वायर भी निकल जाते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है बेसिकली। मशीनें पुरानी होंगी तो कुछ ना कुछ इश्यू होते ही रहते हैं, राइट। प्रॉपर वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं है, बैरियर्स नहीं है, बहुत जगह पे लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं, है ना, ट्रेन को ट्रैक को पार करके। वो तो छोड़िए आप, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट की बात हो रही है, लेकिन ह्यूमन एरर इतनी होती है। आप देखिए किसी ट्रेन ट्रैक के ऊपर अगर बनाया भी हुआ है ओवर ब्रिज, तो लोग यहाँ से पार नहीं करेंगे, नीचे से ट्रैक से ही निकल जा रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, हालांकि इसके लिए फाइन वगैरह लगाया जाता है, लेकिन आपको भी पता है कितना फाइन यहाँ पे लगता है और कितना लोग फाइन यहाँ पे देते हैं। तो ऊपर से जाने के बजाय लोग नीचे से ही निकल रहे हैं। ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं हैं क्योंकि ट्रेन गवर्नेंस हमारा बेटर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर ना होने के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। तो ओवर क्राउडिंग वाली समस्या हमारे यहाँ पे है, प्लेटफॉर्म्स बहुत ओवर क्राउडेड हैं, इसमें सबको पता है ये। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, ये सब भी डैमेज करते हैं अर्थक्वेक को। लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से बहुत बार ट्रेन एक्सीडेंट होता है। और कई बार टेररिज्म, नक्सलाइट एरिया में खासकर जो है वो ट्रेन ट्रैक को बॉम्ब से उड़ा देना एक काफ़ी कॉमन फीचर है वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से जो है ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। कई सारी कमेटी बनाई गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राकेश मोहन कमेटी, काकोदकर कमेटी, विवेक दिब्रोय कमेटी और मित्तल कमेटी। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इनकी रिकमेंडेशन को याद करें, वैसे खास रिकमेंडेशन यहाँ पे है भी नहीं है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ सकते हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जैसे ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप गूगल जाके पढ़ें। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जाके पढ़ें, ये आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। सिर्फ कमेटी का नाम याद रखें, क्योंकि आपसे एग्जाम में वो क्या पूछ सकता है, कमेटी पूछ सकता है। तो एक ऐसे नाम देगा वो, दूसरी तरफ जो है वो पूछेगा आपसे, भैया किस एरिया से रिगार्डिंग ये कमेटी बनाई गई थी। तो वो ट्रेन, बैंकिंग, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। उसके लिए आपको कमिटीज की याद होनी चाहिए। तो आप एक टेबल बना सकते हो जिसमें रेलवे को लेके, बैंकिंग को लेके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके, जुडिशरी को लेके, जो जो कमेटी बनी है अब तक इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनकी एक लिस्ट बना सकते हो। थोड़ा रट्टा तो आपको मारना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में बहुत काम आता है ये। उसके अलावा हमने अब तक कौन कौन से मेजर्स लिए हैं ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह को रोकने के लिए। हमने अपने देखिए सीधी सी बात है, वो भैया मेजर्स लिए हैं तभी तो ट्रेन एक्सीडेंट कम हुए हैं ना। 350 से लेके 22 हुए हैं, ऐसी बात तो नहीं है सरकार भाई हाथ पे हाथ धर के बैठी है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन हम लोगों ने किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिग्नलिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया है, रोलिंग स्टॉक वगैरह को, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम हम लोगों ने चलाया है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम लोग यूज करने लगे हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन तो हुआ है, और ये कोलिजन वगैरह उसकी वजह से काफी कम हो गए हैं। यस। तो सेफ्टी इंस्पेक्शन भी टाइम टू टाइम होती है, ऑडिट वगैरह जो है किए जाते हैं। अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन सिस्टम हम लोगों ने यूज़ किया है। तो इसकी वजह से जो है बेटर तरीके से जो है आप डिटेक्शन कर सकते हो, अगर कहीं पे कोई क्रैक है रेलवे ट्रैक के अंदर, कुछ इश्यूज हैं, कहीं बैंडिंग वेंडिंग है, तो वो अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन सिस्टम उसको कैप्चर कर लेता है, जो आम आदमी शायद नहीं कर पाता है। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में हम लोगों ने काम किया है अपने स्टाफ के ऊपर, हालांकि अभी भी हमारा जो रेलवे है काफ़ी अंडर स्टाफ है। बहुत सारी वैकेंसीज वहाँ पे अभी भी हैं, बट स्टिल
पहले के कंपैरिजन में चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ऊपर हम लोगों ने बात कर ही लिया है, ठीक है। ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम और फोग सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह हम लोगों ने इंस्टॉल की हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया में नहीं है। कुछ स्टेट्स के अंदर थोड़ा बेटर तरीके से किया गया है, कुछ स्टेट्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं है ये। सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो टाइम टू टाइम चलाए जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग होती थी, अभी आजकल हार्डली इंडिया में आपको कहीं पे अनमैन्ड क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। सब जगह पे या तो कोई आदमी प्रेज़ेंट वहाँ पे पहले से होगा, या फिर वहाँ पे ओवरब्रिज वगैरह, अंडरपास वगैरह वो सब बनाए गए हैं, तो आपको ट्रैक पार करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप ब्रिज ही से आइए भैया। तो ये चीज़ें जो है डेफ़िनेटली की गई हैं। सीसीटीवी कैमराज़ वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं बहुत सारे स्टेशंस के ऊपर। इवन आजकल तो छोटे-छोटे गाँव में भी सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं रेलवे के द्वारा। उसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल रूम्स बनाए गए हैं। बाय चांस कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आप उसको एड्रेस कर सकते हो। और बहुत सारे जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज़, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस, इनके साथ मिलके टाइम टू टाइम जो है बेस्ट प्रैक्टिसेज़ जो होती हैं इंटरनेशनली, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। और उसका ही ये नतीजा है कि जहाँ 2000 में हमारे पास 350 के आसपास ट्रेन एक्सीडेंट होते थे, वही 2021-22 में घट के जो है वो 20-22 के आसपास रह गए हैं। ये इसका ही एक नतीजा है ना? कम तो हुए हैं, लेकिन डेफ़िनेटली अभी और काम करना है। चलिए, गिव अप इन प्रोप्राइटी डेमोन्स्ट्रेट इम्पार्शियलिटी, ये किसको कह रहे हैं? ये हमारे स्पीकर साहब को कह रहे हैं। स्पीकर मतलब जो लोकसभा में स्पीकर हैं, या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है स्पीकर हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पीकर अपने ऑफिस का कई बार मिसयूज़ करते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हैं, जो उनको ड्यूटी दिया गया है। स्पीकर के ऑफिस के बारे में बात करें अगर, तो आर्टिकल जो 94 है, वो लोकसभा में स्पीकर होने की बात करता है। और होंगे कौन वो? हमारे जो मेंबर होते हैं हाउस में, उन्हीं में से किसी को लोकसभा के स्पीकर के रूप में जो है वो चुना जाता है। ये आपको बड़े अच्छे से पता है। अगर आप थोड़ा-सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें, तो आर्टिकल 94, 95, 96, 97, आर्टिकल 100 ये ड्यूटी कर देता है। जैसे 97 क्या कहता है कि कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, वो मनी बिल है या नहीं है, वो सर्टिफिकेट कौन देता है? स्पीकर देता है। और स्पीकर की ड्यूटी फाइनल मतलब स्पीकर का सर्टिफिकेट फाइनल सर्टिफिकेट होता है। एक बार स्पीकर ने बोल दिया कि मनी बिल है, तो वो मनी बिल है, कोई उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। जो इस आर्टिकल के अंदर ड्यूटी की बात की गई है, वो ये वाली है, डिसक्वालीफाइंग द मेंबर्स। जो 10th शेड्यूल है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके तहत डिसक्वालीफाई करने की जो फाइनल अथॉरिटी है, वो स्पीकर के ही पास है। हालाँकि पहले यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं था, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि स्पीकर जो डिस्क्वालीफाई करते हैं मेंबर को, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा क्या है ना, एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? जैसे मान लो किसी के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा, अब उसको डिस्क्वालीफाई तो स्पीकर ही करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे टाइम पीरियड का है। एक बार स्पीकर ने डिसीजन ले लिया, तो यह डिसीजन जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन डिसीजन लेने से पहले वो टाइम पीरियड कितना होगा, कितना नहीं होगा, इसके लिए जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं है। इसकी वजह से बहुत बार स्पीकर क्या करते हैं, इनको डिस्क्वालीफाई करते ही नहीं है। 6 महीने, साल भर, 2 साल भर तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। और इस समय में भी ऐसा ही हो रहा है। आपको पता है महाराष्ट्र में इश्यू हुआ था, तो शिंदे जी अभी जो सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने शिवसेना से तोड़ के एक अलग पार्टी बनाई थी। उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं, भैया वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका ही एक दिया गया है। तो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, हालाँकि कोर्ट ने वो कई बार बोल दिया है कि साहब आप कुछ ना कुछ करिए। इनके ऊपर जो लगे हैं डिस्क्वालिफिकेशन, या तो इनको डिस्क्वालीफाई करिए या मत करिए, लेकिन जल्दी डिसीजन लीजिए, लेकिन वो ले ही नहीं रहे हैं। उसके अलावा स्पीकर कई बार इम्पार्शियलिटी भी करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे स्पीकर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो रिज़ाइन नहीं देते हैं। हालाँकि ब्रिटेन के अंदर रिज़ाइन दे दिया जाता है स्पीकर के द्वारा, इंडिया में ऐसा नहीं है। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि उनको रिज़ाइन देना चाहिए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। और इंडिया में आज तक किसी भी स्पीकर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन नहीं दिया है। और इसी वजह से इम्पार्शियलिटी भी वहाँ पे नज़र आती है। जैसे अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, ये लोकसभा के अंदर कांग्रेस के लीडर हैं। इन्होंने मोदी जी के खिलाफ कुछ बात बोली थी लोकसभा में,
इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कुछ समय के लिए। हालांकि बाद में इनको बुला लिया गया वापस, लेकिन कर दिया था, मतलब तुरंत कार्रवाई हो गई थी। लेकिन वहीं बीजेपी के एक और पर्सन थे भैया, रमेश बिदूरी। इन्होंने दानिश अली, उनके खिलाफ, जो बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, एकदम जी भर के गाली गलौज किया था। लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, क्योंकि ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी से स्पीकर करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी कांग्रेस एंड ऑल दैट, नहीं, किसी भी पार्टी से ऐसे आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। तो इससे नजर आता है कि भैया जो स्पीकर का ऑफिस है वो इम्पार्शियल नहीं है, जबकि इनसे उम्मीद की जाती है कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक ही नजर से देखेंगे। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। यही इशू है। हालांकि इसके रिगार्डिंग और भी इश्यूज हैं बहुत सारे, जैसे कई बार जो बिल होता है उसको मनी बिल डिक्लेयर कर दिया, जैसे आधार बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर दिया गया। और लेकिन आधार बिल वैसे तो मनी बिल होता नहीं है, तो कई बार वो चीजें भी होती हैं। और जब कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंस का है, उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है। और ये ड्यूटी किसकी होती है? स्पीकर की होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि स्पीकर उसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर ही नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल, 2004 से लेके 2014 के बीच में 60% बिल को स्टैंडिंग कमेटी को ट्रांसफर किया गया था। लेकिन 2014 से लेके 2023 तक ओनली 25 बिल को रिकमेंड किया गया है स्टैंडिंग कमेटी को। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी जो बिल है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं है, वो तो पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप उसका मिसयूज बोल सकते हो ऑफिस का, या ये कह लीजिए कि जो उनकी ड्यूटी है उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप वो चीज नजर आती है। डेकोरम मेंटेन करना स्पीकर का ही काम होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि स्पीकर इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। मीडिया की अगर बात करें, स्पीकर हाउस के स्पोक्स पर्सन होते हैं। स्पीकर की ये ड्यूटी होती है कि वो मीडिया के थ्रू जनता को अवेयर करें, मीडिया के थ्रू हाउस की इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दें। लेकिन बहुत बार जो स्पीकर होते हैं या तो मीडिया से बात करते ही नहीं है, और कई बार ऐसा भी देखा गया कि स्पीकर ने कई बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी मीडिया में दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं उस ऑफिस की जो गरिमा होती है, प्रिविलेज होता है, उसको जो है थोड़ा सा एंडेंजर करता है। यस, तो वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। तो क्या कर सकते हैं स्पीकर? स्पीकर के ऑफिस को कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो इनका कहना है कि ब्रिटेन के मॉडल को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर जब किसी को स्पीकर बना दिया जाता है तो अपने ऑफिस से रिजाइन करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है अपने ऑफिस से रिजाइन कोई भी स्पीकर नहीं करता है, जबकि उनसे उम्मीद की जाती है वो ऐसा करेंगे। ब्रिटेन में वो जो स्पीकर दोबारा से इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो एज अ स्पीकर इलेक्शन लड़ते हैं। वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये ब्रिटेन वाला मॉडल हम लोग इंडिया में फॉलो कर सकते हैं, ताकि न्यूट्रलिटी उनकी बनी रहे। Speaker in Canada has the authority to call minister to appear before the House to answer questions and to hold investigation into the matter of the public concern. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीकर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला नहीं सकते। हाँ, कमेटी में बुला सकते हैं वो, लेकिन दैट्स अ सेपरेट थिंग। स्पीकर खुद नहीं बुला सकते। तो ये थोड़ा सा जो चेक और बैलेंस वाला तरीका है इंडिया में स्पीकर के थ्रू, वो काफी कम है। इम्पार्शलिटी नहीं है, क्योंकि स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। और ये चीज ऐसा तो नहीं है कि हमें अभी पता चली, आजादी के बाद से हमें चीज का पता है। लेकिन इनके ऑफिस को न्यूट्रल करने का या और स्ट्रोंग करने का अभी तक कोई भी कोशिश एज सच इंडिया में नहीं की गई है। जो थोड़ी बहुत चीजें आई हैं वो स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं। इन हाउस स्पीकर के हाउस ऑफिस में अभी तक कुछ खास चेंजेस एज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं। करने चाहिए ऑफ कोर्स। तो इसी के बारे में जो है ये आर्टिकल पूरा था। हालांकि स्पीकर के बारे में डिटेल्ड आर्टिकल जो है आपको लक्ष्मीकांत में डेफिनेटली मिलेगा, आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।